हाय ऑल, दिस इज अंजलि लूथरा और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल हम करते हैं जब हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ रहे होते हैं या कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे होते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको ये समझाता है कि आपका प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस को कैसे एग्जीक्यूट करता है। वन सिंगल इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के पीछे पूरा क्या प्रोसीजर होता है वो आपको इंस्ट्रक्शन साइकिल से पता चलता है। प्रोग्राम रिसाइडिंग इन द मेमोरी यूनिट ऑफ द कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये हम सबको पता है कि प्रोग्राम क्या होता है, सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एक एक करके इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है ताकि पूरे प्रोग्राम का रिजल्ट आ सके। अब ईच इंस्ट्रक्शन साइकिल इज इन टर्न डिवाइडेड इनटू अ सीक्वेंस ऑफ सब साइकिल्स। एक सिंगल इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के लिए ये चार मेजर स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू वो गुजरता है। पहला क्या है? फेच एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। तो आपकी जो रैम है उसके अंदर इंस्ट्रक्शन लाई जाती है, मतलब रैम से वो इंस्ट्रक्शन लाई जाती है आपके सीपीयू रजिस्टर्स के पास। तो इंस्ट्रक्शन फेच होगी रैम में से और हमारे पास आई आर नाम का रजिस्टर होता है जिसे हम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कहते हैं। उसके अंदर आपकी इंस्ट्रक्शन फेच की जाती है। देन सेकेंड स्टेप होता है डी कोड द इंस्ट्रक्शन। अब हमारे पास तीन तरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। आपकी इंस्ट्रक्शन एक मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन हो सकती है, आपकी इंस्ट्रक्शन एक रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन हो सकती है, या फिर वो एक इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन हो सकती है। वी हैव थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और फिर उसके अंदर भी फर्दर टाइप होते हैं कि मेमोरी रेफरेंस में भी अलग अलग तरह की इंस्ट्रक्शंस है, रजिस्टर रेफरेंस में भी अलग अलग तरह की इंस्ट्रक्शंस है। तो एग्जैक्टली ऑपरेशन परफॉर्म करना क्या है उसको डिकोड किया जाता है, राइट। डिकोड द इंस्ट्रक्शन में ये देखा जाता है कि इंस्ट्रक्शन कौन सी है, क्या वो मेमोरी रेफरेंस है, क्या वो इनपुट आउटपुट है, या वो रजिस्टर रेफरेंस है। अब अगर वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी रेफरेंस है तब तो हम आगे काम करेंगे उस एड्रेस को फेच करने का। लेकिन अगर आपकी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर रेफरेंस है या इनपुट आउटपुट रेफरेंस है तो थर्ड स्टेप में वो सीधे एग्जीक्यूट हो सकती है। But in case of a memory reference instruction, we have to fetch the effective address. Effective address क्या होता है? Address of the operand. ऑपरेंड मतलब जिस वैल्यू के ऊपर काम करना है। ऑपरेंड क्या है? जिसके ऊपर आपको काम करना है। तो जिस वैल्यू पे आपको काम करना है आपको उसका इफेक्टिव एड्रेस फेच करना पड़ेगा अगर वो इंस्ट्रक्शन में नहीं दिया हुआ। अगर आप इनडायरेक्ट एड्रेस यूज कर रहे हो या और किसी तरह का एड्रेसिंग मोड यूज कर रहे हो तो यू हैव टू एक्चुअली गेट द एड्रेस ऑफ दैट ऑपरेंड इन AR रजिस्टर। AR इज योर एड्रेस रजिस्टर। वहां पे उसको लेकर आना होता है। एंड जब वो आ जाता है तो फिर फोर्थ स्टेप पे हम एग्जीक्यूट कर देते हैं इंस्ट्रक्शन को। दैट इज इट। ये बेसिक से चार स्टेप्स आपके पास होते हैं। फेच द इंस्ट्रक्शन, decode the instruction, read the effective address, execute the instruction. These are the four steps. लेकिन ये four steps आपको आने चाहिए लिखने भी, एक्सप्लेन करने इन द टर्म्स ऑफ रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। तो रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज में आप इसे कैसे लिखोगे वो आपको पता होना चाहिए विद द टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स। एंड देन यू शुड बी एबल टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट फॉर द सेम टू शो कि इंस्ट्रक्शन साइकिल कैसे चलती है। अब देखो यहाँ पर एक एक स्टेप करके आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। फेच एंड डिकोड। फेच एंड डिकोड क्या है? इनिशियली द प्रोग्राम काउंटर पीसी जो है उसमें क्या होता है? एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो हमें क्या करना है कि जो एड्रेस पीसी में है उसको AR में लेकर आना है, क्योंकि हम तो मेमोरी में से वहीं से ही फेच कर सकते हैं ना जिसका एड्रेस AR में होता है, वो हमने बस में देखा हुआ है। तो इसलिए पहले जो पीसी में एड्रेस है वो AR में आएगा, फिर मेमोरी में से हम उस जगह पर जो इंस्ट्रक्शन पड़ी है उसको उठाकर किस में लेकर आएंगे? IR में। तो इनिशियली हमारा सीक्वेंस काउंटर जो है वो 0 होगा। टाइमिंग सिग्नल आपके T0 से शुरू होंगे। T0 पे आपके पीसी की वैल्यू AR में आ जानी चाहिए और T1 में आपकी IR के अंदर आपकी इंस्ट्रक्शन आ जानी चाहिए। तो उसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप T0 टाइमिंग सिग्नल्स पे क्या होगा कि जो भी प्रोग्राम काउंटर में एड्रेस है वो AR में आ जाए, वो एड्रेस रजिस्टर में आ जाए। फिर सेकेंड टाइमिंग सिग्नल पे क्या होगा कि मेमोरी में जो भी AR पे पड़ी है वो मेरी इंस्ट्रक्शन है, वो इंस्ट्रक्शन किसके अंदर आ जाए? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर आ जाए। और फिर आपका प्रोग्राम काउंटर 1 से इंक्रीज हो जाए। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम काउंटर हम क्या कहते हैं? इट इज अ रजिस्टर जो कि अगली इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट होगी उसके एड्रेस को स्टोर करता है। तो मान लो अगर पीसी में इनिशियली 150 था तो पहले वो 150 AR के अंदर आया, फिर मेमोरी में से 150 पे जो पड़ा हुआ है वो हमने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में रीड कर लिया। तो अब पीसी शुड बी 151 ना, वो अगली वाली इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करना चाहिए। तो इसलिए पीसी को हम 1 से इंक्रीज कर देंगे कि भाई ये इंस्ट्रक्शन तो रीड होके IR में आ गई, अब पीसी में अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होना चाहिए। तो ये जो पहले दो स्टेप्स है ये फेच के हैं, फेच द इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट टाइमिंग सिग्नल T0 एंड T1, दिस इज फॉर
फेचिंग द इंस्ट्रक्शन। T2 जो आप देख रहे हो वो डिकोडिंग के लिए है। सो T2 का काम क्या है? डिकोड करना। कि अब वो जो 16 बिट्स की आपकी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, 16 बिट्स का होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, उसमें से जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, बिट नंबर 15, वो आपको एड्रेस बताती है कि अगर 0 है तो डायरेक्ट एड्रेस है, अगर 1 है तो इनडायरेक्ट एड्रेस है। तो उसको हम आई बिट के अंदर ले लेंगे। तो आई बिट के अंदर वो आ जाएगा, वो बताएगा कि 0 है तो डायरेक्ट एड्रेस, 1 है तो इनडायरेक्ट एड्रेस। ऑपरेशन कोड जो होता है वो लास्ट की 12 बिट्स में होता है। तो 0 से 11 तक की जो बिट्स हैं वो बताती हैं कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है इन केस ऑफ रजिस्टर ट्रांसफर एंड इनपुट आउटपुट। इन केस ऑफ मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस ये हमें इफेक्टिव एड्रेस मतलब एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड देती हैं। बाकी जो आपके पास है 12 टू 14, दैट इज 12, 13, 14, 3 बिट्स। ये 3 बिट्स जो है ये डिकोड होके जाएंगी D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7। आपने डिकोडर पढ़ा है पहले। तो डिकोडर का काम क्या होता है कि n बिट्स आती हैं तो 2 रेज़ टू द पावर n आउटपुट देता है ना। तो यहाँ 3 बिट्स जाएंगी तो 8 आउटपुट्स आएंगे, लेकिन उसमें से कोई एक ही है जो 1 होगा। मतलब कोई एक ही ऑपरेशन उसके बाद परफॉर्म होगा, सिंस ओनली वन ऑफ दिस इज गोइंग टू बी 1। जहां 0 होगा वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, है ना। सो ये 3 बिट्स डिसाइड करेंगी कि कौन सा मेमोरी रेफरेंस ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होने वाला है। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये जरूर आना चाहिए रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज में फेच एंड डिकोड कैसे करते हैं। सो वो आपको लिखने को भी आएगा और उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। दिस इज बेसिकली रजिस्टर ट्रांसफर फॉर द फेच फेस कि कौन कौन से रजिस्टर्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं, उन्होंने वो दिखाए हुए हैं। बट यू शुड रिमेंबर द रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज फॉर दिस। ठीक है, वो हो गया हमारे पास। अब आती है आपके पास बारी नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप क्या है? फेच द इफेक्टिव एड्रेस। ठीक है, ये आप रीडिंग दे सकते हो बट नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ये फ्लो चार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका पूरा इंस्ट्रक्शन साइकिल दिया हुआ है, तो इसको तो आप चाहे 10 बार ड्रॉ करके देख लो, ये तो आपको आएगा ही आएगा। नहीं भी आएगा, किसी ना किसी फॉर्म में पूछा जाएगा, तो यू मस्ट मेक इट। सो दिस इज द की ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल। ये फ्लो चार्ट तो आपको आना ही चाहिए। देखो क्या हो रहा है इसके अंदर। सबसे पहले सीक्वेंस काउंटर हो रहा है 0। ठीक है, स्टार्ट किया हमने तो सीक्वेंस काउंटर 0 हो गया, ताकि टाइमिंग सिग्नल T0 से शुरू हो। पीसी चला गया AR में, वो फर्स्ट स्टेप है। फिर ये हमारा T0 T1 वाले स्टेप्स हो गए। दिस इज फेच एंड दिस इज डिकोड, ये जो हमने अभी देखे। अब वो D7 की वैल्यू को देखता है। अभी हमने क्या कहा कि 3 बिट्स डिकोड होके 8 रिजल्ट्स में बन रही है। D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, उसमें से कोई एक 1 होगा। आपके पास बुक में 7 अरिथमेटिक मतलब 7 जो है वो मेमोरी रेफरेंस ऑपरेशंस डिफाइन है, जिसके अंदर आपका लोड, स्टोर, ठीक है, ब्रांच, ऐड, वो सारे ऑपरेशंस आ जाते हैं। तो वो सारे ऑपरेशंस मिला के 7 ऑपरेशंस है। 8वां कोई ऑपरेशन ही नहीं है हमारे पास। तो अगर तो D7 0 हुआ मतलब इट्स अ मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। लेकिन अगर D7 1 है तो उसका मतलब है कि या तो रजिस्टर रेफरेंस होगी या फिर इनपुट आउटपुट होगी। तो अगर तो D0 से लेकर D6 तक कोई 1 आता है, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 कोई 1 है, तो वो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, वो इधर आ जाएगा। लेकिन अगर D7 1 हुआ तो इसका मतलब है कि वो इनपुट आउटपुट या फिर रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, तो इधर नहीं जाएगा। सो दोनों में से एक ही तरफ जा सकता है। अब देखो, अगर तो वो रजिस्टर रेफरेंस है तो वो जो आई बिट थी, जो बिट नंबर 15 हमने ली थी, अगर वो बिट 0 है तो इट्स रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, उसको एग्जीक्यूट करो और वापस सीक्वेंस काउंटर को 0 कर दो, ताकि अगली इंस्ट्रक्शन साइकिल शुरू हो जाए दोबारा से। और ऐसे ही अगर वो 1 है तो इनपुट आउटपुट को करो और फिर से उसको 0 कर दो। अगर आई 0 है मतलब डायरेक्ट एड्रेस है तो कुछ नहीं करना, क्योंकि इफेक्टिव एड्रेस ऑलरेडी मेरे पास है। लेकिन अगर आपके पास I1 है तो हमें ये स्टेटमेंट एक और चलानी पड़ती है कि जो एड्रेस आपके पास इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है उस एड्रेस पे मेमोरी में वैल्यू नहीं है हमारे पास, है ना। उस एड्रेस पे वैल्यू नहीं है, उस एड्रेस पे फिर से एक एड्रेस है, वहां पे है। तो इट्स लाइक अ पॉइंटर इन सी। तो आपने क्या किया, M ऑफ AR मतलब AR के अंदर अगर 240 है तो 240 पे मेरी वैल्यू नहीं पड़ी, 240 पे एक और एड्रेस पड़ा है, लेट्स से 300, और उस 300 पे वैल्यू पड़ी है। तो ये क्या करेगा, उस 300 को वहां से उठाएगा और AR में लेके आएगा। तो फाइनली आपके पास AR में आ जाएगा एड्रेस ऑफ द इफेक्टिव, और इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। फिर फाइनली आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होगी और सीक्वेंस काउंटर 0 हो जाएगा। तो ये फ्लो चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंस्ट्रक्शन साइकिल के लिए। अभी हमने T2 पे ये काम करना है कि AR में M ऑफ T0, T1, T2 हम कर चुके हैं, T3 पे होगा ये।
सो T3 पे अगर I 1 है तो करना है, तो आप इसमें क्या करोगे, T3I, सो वी हैव टू राइट इट एज T3I एंड D7 कॉम्प्लीमेंट। सो T3 पे हमारे पास ये ऑपरेशंस बनते हैं कि D7 कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि D7 0 है, I 1 है और T3 है, तो आप इफेक्टिव एड्रेस फेच करके AR में ले आओ। D7 0 है, I भी 0 है, T3 है तो कुछ नहीं करना। लेकिन D7 अगर 1 है, I 0 है तो एग्जीक्यूट द रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। D7 1 है, I भी 1 है तो एग्जीक्यूट द इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस इन द रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज, ये आपको याद रखना है फॉर T3। सो T0 हो गया, T1 हो गया, T2 हो गया, T3 पे ये काम हो रहा है। अब T4 पे फाइनली आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होनी है, ठीक है। अगर रजिस्टर रेफरेंस या इनपुट आउटपुट थी तो वो तो एग्जीक्यूट हो ही चुकी है, उसका तो काम हो चुका है, उसको हमें कुछ नहीं करना। बट अगर आपकी कोई भी इंस्ट्रक्शन थी जो कि मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन थी, तो उन सब के लिए हमारे पास प्रॉपर कोड्स हैं हाउ टू एग्जीक्यूट दोस। सो आपके पास मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए ये 7 इंस्ट्रक्शंस हैं: एंड, add, load, store, branch and conditional, branch and save return address, increment and skip if 0। So D0 से लेकर D6 तक है। यहाँ पर बताया हुआ है कि ये ऑपरेशन क्या करते हैं, पर इनको अब आप कैसे लिखोगे। So जैसे मान लो कि आपके पास जो भी वैल्यू है AR में, उसको आपको एक्यूमुलेटर के साथ ऐड करना है। सो T3 तक तो हम कर चुके हैं। अब D0 T4 पे, अगर D0 का मतलब है कि ऑपरेशन जो है वो एंड है, T4 टाइमिंग सिग्नल है, तो पहले तो मैं डेटा रीड करके लाऊंगी। डेटा कहाँ से रीड होगा, M ऑफ AR से। तो मेमोरी में AR पे जो पड़ा है वो मेरा डेटा है, वो मैं DR में ले आई और फिर मैंने T5 पे उसको एंड कर दिया। AC इज इक्वल टू AC एंड DR एंड सीक्वेंस काउंटर को 0 कर दिया, सिंपल। सो दिस इज योर एंड। सिमिलर वे एड जब आप कर रहे हो, वही पहला स्टेप T4 पे क्या होगा, मेमोरी में जो वैल्यू है वो रीड करके लाएंगे, फिर उसको AC में ऐड करके AC में ही स्टोर कर देंगे, ठीक है। कैरी को हम ई में स्टोर कर देंगे, सीक्वेंस काउंटर 0 हो जाएगा। देन लोड का मतलब क्या होता है कि मेमोरी में वैल्यू है और उसको एक्यूमुलेटर रजिस्टर में लेकर आना है। सो पहले तो मेमोरी से सीधे एसी में नहीं जा सकते, जो बस की ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसी है कि डायरेक्ट मेमोरी से एसी में वैल्यू नहीं जा सकती। तो मेमोरी से पहले वैल्यू किस में आएगी, डीआर में, T4 साइकिल पे। सो D2 T4 के टाइम पे मेमोरी में से वैल्यू रीड होकर डीआर में आएगी और फिर T5 पे वो डीआर से एसी में शिफ्ट हो जाएगी एंड सीक्वेंस काउंटर बिकम्स 0। स्टोर में क्या करना होता है, एसी से डायरेक्ट आपको मेमोरी में स्टोर कराना है, तो वो ऑपरेशन डायरेक्टली पॉसिबल है एज पर द बस स्ट्रक्चर। तो हम T4 पे ही काम खत्म कर देंगे। T4 पे एसी की वैल्यू मेमोरी में AR पे चली जाएगी, काम खत्म, सीक्वेंस काउंटर 0 हो जाएगा, ठीक है। देन यू हैव ब्रांच अनकंडीशनल एंड ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस। देखो दोनों में फर्क क्या होता है। ब्रांच अनकंडीशनल का मतलब होता है कि जंप करके किसी दूसरे एड्रेस पे चले जाओ। तो अगर मेरे पास पीसी अभी 150 था, तो अगली इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होनी चाहिए थी वो 151 होनी चाहिए थी। बट बिकॉज ऑफ ब्रांच अब वो 151 नहीं है, अब मैं कहीं और ही जंप करके जा रही हूँ। मैं जहां पे भी जंप करके जाना चाहती हूँ उस एड्रेस को मुझे पीसी में डालना है ना, यही मतलब हो ना ब्रांच का, कि जहां पे भी जंप करके जाना चाहते हो उस एड्रेस को आप प्रोग्राम काउंटर में डाल दो, ताकि जब साइकिल दोबारा से चलेगा तो वो उस प्रोग्राम काउंटर वाली जगह से इंस्ट्रक्शन को शुरू करेगा। तो क्या होगा यहाँ पर D4 T4 पे जो भी AR में वैल्यू है, जो एड्रेस है, वो प्रोग्राम काउंटर में पुट कर दो, सीक्वेंस काउंटर 0 कर दो, तो वो ऑटोमेटिकली उस जगह पे ब्रांच हो जाएगा और वहां से इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस में होता है इट्स लाइक अ फंक्शन कॉल, कि हमने फंक्शन को कॉल किया फिर वापस वहीं आना है जहां से कॉल करके गए थे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, आपको पीसी की जो वैल्यू है वो मेमोरी में पहले कहीं पे स्टोर करानी पड़ती है। सो हम अभी जो करंट पीसी है, जो मेरा अभी जहां पे जो पीसी होना चाहिए था, उसको मैं पहले मेमोरी में कहीं स्टोर कराऊंगी और फिर पीसी जो है वो AR+1 हो जाएगा, फिर वो ब्रांच कर जाएगा अगली लोकेशन पे। और फिर वहां पर जो कोड है वो जब वो एग्जीक्यूट होगा उसकी लास्ट स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए जो वापस हमें उसी पीसी पर ले आए, उसे कहते हैं ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस। तो इसको मैं आपको एक अलग वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि BSA क्या होता है, बट BSA वर्क्स लाइक दिस। सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये आपकी BSA इंस्ट्रक्शन अगर है 0 BSA 135, पीसी इस टाइम पे 21 है, ठीक है। पर जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई तो क्या हुआ कि AR 135 यहाँ दिया हुआ था, तो 135 पे हमने 21 स्टोर कर दिया
और पीसी को कर दिया AR+1, तो पीसी आ गया 136। सो 20 के बाद सीधी जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी वो 136 वाली होगी, ये वाली। यहां से इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होनी शुरू हो गई। जब ये सब रूटीन खत्म हुआ तो आखिरी इंस्ट्रक्शन है 1 ब्रांच अनकंडीशनल 135। 1 का मतलब है इनडायरेक्ट एड्रेस, मतलब आपको 135 एड्रेस पे ब्रांच नहीं करना। 135 पे से आपको एक और एड्रेस मिलेगा जो कि होगा 21। उस एड्रेस पे आपको ब्रांच करना है। तो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस सब रूटीन तो वो वापस ब्रांच करके कहाँ चला जाएगा, 21 पे। इसीलिए इसको कहते हैं ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस, कि हम ब्रांच तो करते हैं लेकिन उससे पहले ये सेव करके चाहते हैं कि वापस यहीं पर आना है। एंड ड्यू टू द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ दैट पोर्शन हम वापस उसी जगह पर आ जाते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट्स ये रहेंगी कि T4 पे जब D5 है तो पीसी की वैल्यू आपने M ऑफ AR में पुट करी और AR को एक इंक्रीज कर दिया, फिर पीसी चेंज कर दिया। बाकी उसमें आखिरी स्टेटमेंट होना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट उसको हम यहाँ लिखते नहीं है। तो हमने अपना सिर्फ ऊपर वाला कोड लिखा कि हम कैसे पीसी को चेंज कर रहे हैं। इंक्रीमेंट एंड स्किप इफ जीरो, ये किस लिए यूज होता है कि भाई एसी की वैल्यू नहीं, जो ऑपरेंड है उसकी वैल्यू को इंक्रीज करो। अगर वो वैल्यू 0 है तो अगली इंस्ट्रक्शन को स्किप कर दो। तो डायरेक्ट इंक्रीमेंट तो हो नहीं सकता, तो पहले मेमोरी से डीआर में आएगा, फिर डीआर को 1 से इंक्रीज करेंगे, फिर वापस उसको मेमोरी में स्टोर भी करेंगे क्योंकि वो मेमोरी में इंक्रीमेंट भी होनी चाहिए। सो जो मॉडिफाइड वैल्यू है उसको वापस मेमोरी में स्टोर कर दिया, साथ में चेक कर दिया कि इफ डीआर इज 0 देन पीसी शुड बी PC+1। सो इट्स डूइंग टू थिंग्स, एक तो इंक्रीमेंट कर रहा है, तो इंक्रीमेंट के लिए पहले हम उसको रीड करके डीआर में लाए, फिर हमने डीआर को 1 से इंक्रीज किया और फिर उसको वापस मेमोरी में स्टोर करा दिया। और यहाँ चेक कर लिया कि अगर डीआर 0 है तो पीसी की वैल्यू 1 से इंक्रीज होनी चाहिए। सो दैट इज इंक्रीमेंट एंड skip if 0। सो ये फ्लो चार्ट याद हो ही जाएगा जब आपको ये याद हो जाएंगी, पर वो फ्लो चार्ट कहीं बनाने के लिए नहीं आता है। ये वाला फ्लो चार्ट जो मैंने आपको बताया, इसको तो आप चाहे 5 बार 10 बार ड्रॉ कर लो, लेकिन दिस फ्लो चार्ट शुड बी very much clear to you. You must understand each and everything in this flow chart and you should be able to draw this flow chart. ये आपका ड्रॉ करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा जो मैंने एक्सप्लेन किया है। समझ आया है तो लाइक पे क्लिक जरूर कीजिए इफ यू वांट मी टू अपलोड मोर सच कंटेंट। एंड ऐप के ऊपर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का कोर्स भी है, पर कंटेंट सेम ही है अभी फिलहाल, जो यूट्यूब पे है वही वहां पर है। बट आप अगर फ्री स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना चाहते हो, ये बुक डाउनलोड करना चाहते हो, तो इसकी पीडीएफ भी आपको ऐप पे मिल जाएगी फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर। सो यू कैन गो एंड डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। एंड ऐप आपको ऑब्वियसली काम आएगी ना कि सिर्फ इस सेमेस्टर बट अगले सेमेस्टर के लिए, तो आप ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर द वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स। That is it for this video. I'll see you soon with another important topic of computer architecture in the next video. Bye for now.